हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिकमिंग आकांक्षा। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आई हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। फर्स्टली मैं ये बायो से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी स्टार्ट कर दूँगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं अपने सामने बायो की एनसीईआरटी खोल के रखूँगी एंड जस्ट उसकी रीडिंग करूँगी फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और मुझे पता है कि टीचर भी हैं, टीचर ने भी सेम यही कर रखा है। सो यू कैन डू, तुम टीचर से भी कर सकते हो, बट मैं इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ इस सीरीज़ को, वो इसलिए कि टीचर अपने सामने एक स्मार्ट बोर्ड या फिर लैपटॉप जिस पे भी रखते हैं उस पर पढ़ाते हैं। और तुम क्या करते हो उस टाइम पे, मैं खुद भी क्या करती हूँ, सत्यनारायण की कथा हो रही है इस तरीके से बैठ जाते हैं एंड बैठ के सर जो पढ़ा रहे हैं उसे सुनते रहते हैं कि हाँ भाई अच्छा ऐसे होगा, अच्छा इसमें ये होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें नहीं करनी है। जैसे मैं खुद अपनी एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ, तुम भी जाओ अभी के अभी अपनी एनसीईआरटी निकालो और जो मैं बोलूँगी साथ के साथ जो मैं इंग्लिश बोलूँगी उसको पढ़ना मेरे साथ लाइन बाय लाइन एंड देन फिर मैं उसे जो एक्सप्लेन करूँगी, जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता है तो वो मैं बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर इस सीरीज़ का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। दो तरीके के प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। सो इस लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है मेनली 3 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड देन फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होता है, एंड देन फिर नेक्स्ट इवेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। मेनली ये चैप्टर इन 3 चीज़ में डिवाइडेड है। तो मैं चैप्टर ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपना जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट इंट्रो है वो तो तुम खुद कर ही लोगे। तो 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। एंड ये चैप्टर तुम्हें तभी बेनिफिट करेगा अगर तुमने पहले टीचर से पढ़ रखा हो, उनके पूरे प्रॉपर नोट्स ले रखे हो, प्रॉपर लेक्चर कर रखे हो। उसके बाद जब तुम अपनी एनसीईआरटी रीडिंग के लिए आओगे देन यू केम हियर एंड यहाँ से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो और एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन डेट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि एक्चुअल फ्लावर आने से पहले ही, एक प्लांट के अंदर एक्चुअल फ्लावर आने से पहले ही ये डिसीजन बन जाता है कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर यहाँ पे ये फ्लावर होने वाला है इस प्लांट के अंदर। तो उसके लिए सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर प्रीमोडियम। तो इसके लिए बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन होके फर्दर डेवलपमेंट होके एक फ्लावर होता है। तो मेनली जो हार्मोन होता है, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो फ्लोरेजन हार्मोन होता है, वो आता है। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर चेंज होते हैं एंड देन डिफरेंशिएशन वगैरह होके डेवलपमेंट होके तब जाके एक फ्लावर बर्ड होती है एंड देन फिर उसके ऊपर फ्लावर आता है। एंड ठीक है, कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर के अंदर देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एंड्रोशियम एंड फीमेल का जो होता है वो होता है गाइनोशियम। तो वो डेवलप होते हैं। तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज़ मेल पेरेंट एंड अदर वन इज़ द फीमेल पेरेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे एंड फीमेल वाले के फीमेल होंगे। तो मेल के लिए जो होता है वो होता है प्लांट के अंदर एंड्रोशियम एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सिस्टम होता है, वो होता है गाइनोशियम, ठीक है। तो फीमेल ये वाली चीज़ मैंने बताई दी है। नेक्स्ट है 2.2.1 वाला टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो फिगर 2.2a shows the 2 part of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobe structure called the anther। यानी कि जो स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो लॉन्ग, जैसे तुमने बल्ब पुराने ज़माने में देखा होगा, मतलब बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट कैसा होता है, पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतला सा लंबा सा। तो वही वो एक लॉन्ग, जैसे अगर तुम ये एग्जांपल लो कि लाइक दिस इज़ अ लॉन्ग छोटा सिलेंडर टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और टर्मिनल मतलब होता है एंड की तरफ। तो एंड की तरफ जर्नली बाइलोब्ड, इसमें 2 लोब्ड होती हैं
स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं एंथर। ये उसके ऊपर एंथर है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। आगे बताऊंगी कि ये बाइलोब्ड होता है एंड देन उसके अंदर भी डाइथीकस होता है, 2 थीका होते हैं हर एक लोब के अंदर, आगे बताऊंगी, ठीक है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो ये वाला बहुत अच्छी लाइन है, प्रोक्सिमल एंड। ये वर्ड याद रखना, 2 तरीके के एंड होते हैं, वन इज प्रोक्सिमल एंड अदर इज द डिस्टल। प्रोक्सिमल ऐसे याद कर सकते हो, पी से प्रोक्सिमल, पी से पास, एंड डी से डिस्टल एंड डी से दूर। तो मान लो दिस इज, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नीचे थैलेमस होगा इस तरीके से, तो ये थैलेमस के पास वाला ये थैलेमस है, थैलेमस या फिर यहाँ पे पेटल आएंगे इसके साइड साइड में, तो थैलेमस या पेटल के जो पास वाला ये जो टिप वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड जो दूसरे वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे जो दूर है, ये नीचे थैलेमस है तो इस थैलेमस से तो दूर ही है ना ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, प्रोक्सिमल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये किससे जुड़ा होगा, थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा होगा। ये जो नीचे है जो मैं अपना हैंड बोल रही हूँ ये थैलेमस या पेटल होगा, तुम इमेजिन कर पा रहे होंगे, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो मैंने बताया था ना कि स्टेमन होता है, स्पैन से ही पूरा बता दूंगी तुम्हें, होप सो, ठीक है। तो ये जो स्टेमन होता है हर एक प्लांट के अंदर और हर एक प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर, स्पीशीज़ लाइक पोटैटो की अलग स्पीशीज़ होगी, टमाटो की अलग होगी, एप्पल की अलग होगी, सबकी अलग अलग स्पीशीज़ होगी हर प्लांट की। तो हर स्पीशीज़ के अंदर जो है ये स्टेमन के नंबर और उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी, वेरिएबल होगी। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। अगर तुम, वही बता रखा है कि अगर तुम 10 तरीके के स्पीशीज़ के अलग अलग फ्लावर ले लोगे तो उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो सभी के स्टेमन के साइज वगैरह जो है वो अलग दिखेगा, जो कि पहले बताया था। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन द डिफरेंट फ्लावर। बस सेम चीज़ यही बता रखी है, तो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें अच्छे से उनकी शेप वगैरह जो है वो पता चल जाएगी और वो किस चीज़ से अटैच होते हैं। देखो ये मैं तुम्हें बता देती हूँ कि किस चीज़ से अटैच होते हैं, क्या उनकी शेप होती है, ये सब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पता चल जाएगी। वही वाली ऊपर वाली लाइन को रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये वाला पैरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, हर बार आते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड विच ईच लोब हैविंग 2 थीका, डेट इज, आई का मतलब होता है डेट इज, पता ही होगा। दे आर डाइथीकस, फिगर 2.2b में, यानी कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब होती है और हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, 2 थीका, इसीलिए इसको डाइथीकस, और 2 लोब इसीलिए ही बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं जैसे इस वाली फिगर में तुम्हें दिखा रखा है, ये एक ये एंथर है, एंथर का ये यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अगर हम किसी चीज़ को ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और अगर किसी चीज़ को ऐसे वर्टिकली काटते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे ये इस एंथर को अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो ये इसका मतलब हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये, रुको मेरे पास एक चीज़ है दिखाने के लिए, वाह ये मेरे दिमाग ने क्या सही काम किया है। हाँ देखो तुम ऐसा मान सकते हो कि ये एंथर है, इस तरीके से ये एंथर है पूरा, इसके यहाँ पर भी वो है, तुम खुद मान लेना, ये पूरा एंथर है। तो उसके 2 लोब हैं, एक लोब ये वाला है एंड एक लोब ये वाला है, तो ये बाई लोब हो गए, ठीक है, 2 लोब है। उसके बाद और हर एक लोब में 2 थीका है, ये लोब है और हर लोब में 2 थीका, देखो एक ये थीका, ये पूरा एक लोब हो गया, ये वाला पूरा एक लोब है, इसके अंदर 2 थीका, एक ये थीका, इन्हें निकाल देती हूँ मैं, लाइक अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, एक ये थीका, इसके अंदर भी एक ये थीका, यानी कि ये ब्लूटूथ कितना काम आया। तो देखो ये क्या है, ये पूरा एक एंथर है, इस तरीके का एंथर होता है, इसके अंदर ये जो है ये बाइलोब्ड 2 लोब हैं और हर एक लोब के अंदर, ईच लोब के अंदर 2 थीका हैं। तो ये याद रखना, एक लोब के अंदर 2 थीका है तो पूरे एंथर के अंदर 4 थीका होंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। अभी मैंने बताया कि ये थीका होते हैं, तो इन थीका को सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल, अभी बताया था कि जो ऐसे वर्टिकली होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। ग्रूव बोल सकते हैं कि एक तरीके का गड्ढा होता है जो इन थीका को सेपरेट करे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक थीका है, मतलब एक गड्ढा है, उसके बीच में ये वाली जो लाइन है ये जो ये है, ये इनको सेपरेट कर रहा है, तो वही है ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रंस लेंथ वाइज। इसके लेंथ वाइज, ये पूरी लेंथ है, तो मैं ऐसे देखोगे ये पूरी इस लेंथ के ऐसे पूरे पैरेलल ये पूरे अंदर तक जा रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो सेम वही चीज़ बता रखी है, ये सेपरेट करता है इस तरीके से। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। फिगर 2.3 का ए में मतलब और ज़्यादा अच्छे से इसके अलग अलग टिश्यू के बारे में बताया गया है। ये रहा 2.3 का ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है यंग एंथर का, वही वाला, ठीक है, जो मैंने बताया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। यानी कि जो बाइलोब नेचर है ट्रांसवर्स सेक्शन में, अगर हम इसको ऐसे कट करके देखेंगे तो इसका जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है वो अच्छे से दिखाई देगा, तो वही जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन है, द एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू ईच इन लोब। तो वही इसमें बता रखा है कि जो एंथर है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल, 4 साइड का मतलब ये होता है, 4 साइड का मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ये जो 1 2 3 4 इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड, और ये कहाँ लोकेट होते हैं? कॉर्नर पे। देखो ये इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे, ये इस वाले कॉर्नर पे। तो कहाँ लोकेटेड है? कॉर्नर पे। और किसके कॉर्नर पे? हर एक लोब के कॉर्नर पे। ये पूरा एक लोब है, इसके 2 कॉर्नर है, दिस वन एंड दिस वन, तो हर एक कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है एंड सेम इधर की तरफ भी। तो यही बता रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। मैं एक और बार सम अप कर देती हूँ कि ये एक तरीके का एंथर है। एक एंथर के अंदर 2 लोब होंगे, हर एक लोब में 2 थीका होंगे, बीच में एक पैरेलली ग्रूव लेंथ वाइज इसको सेपरेट कर रहा होगा, और ये जो है बीच में ये माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होंगे हर एक लोब के बीच में, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। जब बाद में आगे पता चलेगा तुम्हें, ऑब्वियसली अगर पढ़ रखा होगा तो पता होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये डेवलप करके बना देता है, पोलन सैक बना देता है। द एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। और इसके अंदर फिर ये जो पोलन सैक बनाता है, इसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं। जो मतलब यंग होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और उसके अंदर आगे बताऊंगी स्पोरेंजिनस टिश्यू होते हैं। और जो मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पे मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे पोलन सैक। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यू, यहाँ पे स्पोरेंजिनस टिश्यू थे, तो यहाँ पे हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। वही चीज़ है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। यानी कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन, ये वाला ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके देखेंगे तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो नियरली सर्कुलर दिखेगा। देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये कैसा दिख रहा है? ये जैसे मैंने बताया, ये क्या है? सर्कुलर। देखो ये केवल इतना नहीं है, ये तुम्हें ये ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला भी ग्रूव जो है, मैं इसकी भी बात कर रही हूँ, तो ये एक कैसा दिख रहा है? सर्कुलर है ये, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सर्कुलर होता है, अगर इसमें ना भी दिखे तो ये तो एक रेफरेंस के लिए था, वो सर्कुलर होता है। इस तरीके से मैंने बताया। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। 4 तरीके की लेयर होती है इसके अंदर, जो फिगर 2.3 के बी में दिखाई गई है। मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, एंड देन फिर एंडोडर्मिस, एंड देन इज मिडल लेयर, एंड देन इन टेपिटम। हाँ, इनका ना तुम्हें अरेंजमेंट आना चाहिए। ये बहुत बार PYQ में पूछा गया है। कई बार पूछ लेते हैं कि आउटर से इनर बताओ, पहले सबसे बाहर वाली, देन उसके बाद उसके अंदर वाली, और कई बार पूछा जाता है अंदर से बाहर बताओ। ये तुम देख लेना कि क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा गया है। अगर हमसे पूछा गया है बाहर से अंदर, तो सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, एंड देन फिर एंडोथीशियम, एंड देन फिर मिडल लेयर, एंड देन फिर टैपिटम। और अगर अंदर से बाहर अपोजिट पूछा गया तो सबसे अंदर होगी टैपिटम, एंड देन फिर मिडल लेयर, एंड देन फिर एंडोडर्मिस, एंड देन फिर लास्ट वाली एपिडर्मिस, ठीक है। वही चीज़ है। फिर है इनके चारों के नाम बताए गए हैं। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जो 3 लेयर हैं, अगर हम बाहर से बात करें तो बाहर की जो स्टार्टिंग वाली 3 लेयर है, कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी लिखो? कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस
एंड मिडल लेयर, ये तीनों क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, जिससे जब पोलन रिलीज करते हैं, डेहिसेंस मतलब एंथर के फटने में, एंथर फटता है तो उसके बाद पोलन्स रिलीज होते हैं, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। और जो इनरमोस्ट वाली लेयर का नाम बताओ, इनरमोस्ट कौन सी है, टैपेटम। तो इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम, ऑब्वियसली इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती है, उनको पोषण देती है, खाना पीना प्रदान करती है, ठीक है। Cell wall of tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। जो tapetum जो होते हैं उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस किसके अंदर होते हैं, तो इसको याद रखना, ये वाला बहुत बार PYQs में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, कि क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम सोच सकते हो कि ये बाई न्यूक्लिएटेड बनते कैसे हैं। तो बाई न्यूक्लिएटेड ऐसे ही बनते होंगे कि उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती होगी। ये तुमने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक सेल को अलग होने के लिए पहले उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं एंड देन फिर उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होती है, तो एक अलग सेल बन जाता है। अगर उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से वही सेम लाइन आई है कि जब एंथर यंग होता है उस टाइम पर जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम बताया था कि बीच में दोनों लोब के सेंटर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर होमोजीनियस का मतलब भी होता है सेम तरीके के सेल होते हैं, सेम तरीके के सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो वही यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जो कि होमोजीनियस होते हैं, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। तो वो ऑक्यूपाई करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो मैं समझ तो आ रहा है ना, लाइक किस तरीके से हो रहा है। ऐसे करो कि एक हमारा एंथर है, ऐसे उसके अंदर फिर दो लोब हैं, लाइक दिस इज द एक लोब, फिर एक लोब में दो थीका है, एक थीका और इसका एक थीका से चार थीका हो गए। फिर इसके अंदर चार, और जो एक एंथर होता है 4 लेयर होती हैं, बता दिए अभी कौन कौन सी होती है। जो सबसे अंदर वाली टैपेटम होता है उसके अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होने लगता है तो क्या होने लगता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, जो भी मैंने बताए थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करने लगते हैं। और कौन सा डिवीजन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोटिक में 1 से 4 बनते हैं। मियोटिक में हैप्लॉइड कंडीशन प्रोड्यूस होती है एंड जो माइटोटिक होता है उसके अंदर डिप्लॉयड होती है। ये भी तुमने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वही है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और बनाते हैं। मैंने बताया था ना, मियोटिक में 1 से 4 बनते हैं, तो वही क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब ही होता है 4, यानी कि 1 से 4 सेल बनते हैं। सो व्हाट वुड बी द प्लोइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। तो टेट्राड की प्लोइडी क्या होगी, अगर मियोसिस हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी प्लोइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो वही एन या फिर हैप्लॉइड होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गर्मी लग रही है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, तो हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसका हर एक सेल जो होता है वो क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल होता है वो पोटेंशियल पोलन होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, यानी कि हर एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन बन सके, उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो पोलन ग्रेन बन सके, वही बता रखा है। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना,
पोलन ग्रेन को ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर का बनना किससे बनते हैं, पोलन मदर सैक से जो बनते हैं उसी प्रोसेस को, वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। तो क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मतलब वही पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बनना, जेनेसिस मतलब बनना, तो माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये किससे बनते हैं, पोलन मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस, और प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad, जब ये बनते हैं तो 4 के क्लस्टर में रहते हैं, तो इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, ये डेवलप हो जाते हैं फिर पोलन ग्रेन के अंदर। ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। मतलब जब यंग होता है तब उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जब मैच्योर हो जाता है देन उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो पहले जब यंग होता है तो उस टाइम पे मैंने पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले याद करो, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, वो पोलन सैक। जब वो यंग होता है तब वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। बाद में क्या हो जाता है, वो पोलन ग्रेन हो जाता है। हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन। गैमीट मतलब गैमीट, मेल मतलब मेल, गैमेटोफाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, यानी कि प्लांट का जो गैमेट होता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये तो मेरे को अभी क्लिक किया है, प्लांट के को बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो ह्यूमन होता है उसमें खाली गैमीट होता है। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही थी, इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। अगर तुमने कभी हिबिस्कस के प्लांट को देखा होगा तो क्योंकि वो ओपन रहते हैं पोलन ग्रेन, तो उसमें येलो येलो का जो पाउडर होता है वही पोलन ग्रेन होते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर उसके अंदर तुम थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डालो और उसको ग्लास स्लाइड के अंदर देखो तो तुम्हें माइक्रोस्पोर दिख जाएंगे। You would be really amazed at the variety of architect size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species। यानी कि तुम अमेज हो जाओगे हर एक स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन का साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सब कुछ अलग अलग होगा, चारों चीज़ें अलग होगी। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मीजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्नली स्फेरिकल शेप में होते हैं। अगर उनके डायमीटर, ये याद रखना, रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 mm माइक्रोमीटर होता है। ये भी यूनिट याद रखना, एंड डायमीटर है, रेडियस है, ये याद रखना, ठीक है। शेप तो याद ही रहेगी, स्फेरिकल है। इट हैज़ प्रोमिनियंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 वॉल होती हैं। द हार्ड लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। 2 तरीके की लेयर होती हैं, पहली एक्साइन जो बाहर वाली होती है, एंड सेकंड वन इज इंटाइन जो अंदर वाली होती है। इंटाइन इंटरनल ऐसे याद रखते हो, तो इंटरनल इंटाइन, एंड जो एक्सटर्नल बाहर वाली होती है वो होती है एक्साइन। जो एक्साइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एंजाइम या कोई भी चीज़ जो है वो उसको गला नहीं सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर जो बर्ड वगैरह होते हैं वो गलती से उसको स्वेल कर लेते हैं पोलन ग्रेन को, तो उनकी पोटी के साथ, उनकी फीसिस के साथ पोलन ग्रेन वैसी का वैसे ही वापस आ जाता है, उसको कोई भी डैमेज नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्टिव लेयर एक्साइन, जो कि किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है, ये याद रखना, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर में रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रह सकता है, एल्कलाई के साथ रह सकता है, किसी भी एंजाइम के साथ रह सकता है, ठीक है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनियंट एपरीचर कोल्ड जर्म पोल, यानी कि पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है उसको हम ये भी बोलते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसके पास एक छोटा सा पोर होता है, या एपरेचर, या फिर पोर मतलब कि एक तरीके से छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट होती हैं। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो जब इतना अच्छा है वो कोई भी उसे डिग्रेड नहीं कर सकता, ना ही कोई एसिड, ना कोई एल्कलाई, ना कोई एंजाइम, ना ही किसी टेम्परेचर में, किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए ये फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत सालों तक। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन
एग्जाइन जो होता है, जो बाहर वाली लेयर है एग्जाइन, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के पैटर्न या फिर डिज़ाइन होते हैं। वाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड, वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। अब तुम्हें बताना है कि एग्जाइन जो है वो इतनी हार्ड क्यों होती है और जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है। तो जर्म पोर जो होता है वहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो निकलती है, ठीक है। It is a thin and the inner wall of the pollen grain is called intine। जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इट इज़ थिन एंड कॉन्टीन्यूस लेयर। जो अंदर वाली लेयर है वो कैसी होती है, थिन होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। मतलब पहले वाली एग्जाइन जो थी वो डिसकंटिन्यूस थी, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा अपेचर था जिसे हम बोलते हैं जर्म पोल। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंटाइन के अंदर, इसीलिए ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूस लेयर है और ये थिन है। पहले वाली वो हार्ड और डिसकॉन्टीन्यूस थी। जो इंटाइन है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। वो वाली एग्जाइन वाली किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की। एंड ये इंटाइन वाली किसकी बनी है, सेल्यूलोज एंड पैक्टीन की, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो किससे सराउंडेड होता है, साइटोप्लाज्म में हर सेल का जो वो होता है सभी का ही साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कवर होता है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल वेरी। द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंटेन 2 सेल। देन जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसके अंदर 2 तरीके के सेल होते हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वन इज जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल इज बिगर, हैज एन abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। मतलब इरेगुलर किसी भी शेप, पर्टिकुलर शेप का नहीं होता है, बिना किसी शेप का होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। The generative cell is small and float in the cytoplasm of the vegetative cell। जो जनरेटिव सेल होता है, दूसरे वाला सेल जो होता है वो छोटा होता है, और वो जो हमारा पहले वाला सेल था वेजिटेटिव सेल, बड़े वाला सेल, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करता रहता है। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो दूसरा सेल होता है यानी कि जो जनरेटिव सेल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप इज़ लाइक, तुमने स्मूथ मसल सुनी है, स्मूथ मसल की स्पिंडल शेप होती है, लाइक जिनके जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं और बीच से जो है बीच से वो वाइड होता है। मतलब इट्स लाइक दिस, यहाँ से ये दोनों एंड जो है वो टेपरिंग है, ऐसे हैं, और जो बीच वाला पार्ट है वो वाइड है। तो इस तरीके के शेप का होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 स्टेज में ही, यानी कि वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जब 2 ही सेल होते हैं तभी ये शेड आउट होता है, और बाकी के 60 में से 100 में से 60 गए तो मतलब 40, यानी कि जो रिमेनिंग स्पीशीज़ है 40% स्पीशीज़ में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू द 2 मेल गैमीट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड ऑफ। यानी कि पोलन ग्रेन से शेड होने से पहले जो जनरेटिव सेल कौन सा है, जो छोटे वाले सेल है, वो 2 माइटोटिक डिवीजन करके 2 पार्ट में डिवाइड होकर 3 सेल स्टेज में वो शेड होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको पोलन ग्रेन के बारे में। देखो सबसे पहले एंथर के बारे में बताया, एंड देन उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताया कि पोलन ग्रेन बनता कैसे है। देन फिर पोलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी बताई कि कैसा होता है दिखने में, फिर उसकी एनाटॉमी बताई, कौन कौन से लेयर होती हैं, कौन कौन से उसके अंदर सेल होते हैं, कौन कौन सी स्टेज में वो शेड आउट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज़ को सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफिलेशन इन सम पीपल often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis etc। यानी कि बहुत सारे पोलन ग्रेन की जो स्पीशीज़ हैं वो एलर्जीज़ कर देती हैं कुछ पीपल के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, लाइक ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, याद रखना, वैसे याद रहने वाली बातें, अस्थमा और दूसरे ब्रोंकाइटिस वगैरह। इट मे बी मैंशन डेट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास डेट केम इनटू इंडिया एज ए कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कोज पोलन एनर्जी। जो होती है पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास, जो कि यूएसए वगैरह से आई थी वीट के साथ साथ, उनकी वजह से होती है ये, ठीक है ना, पोलन एलर्जी होती है। ओह शिट 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 1 मिनट, मेरा ये गिर गया, ठीक है, बुरा तो नहीं, बच गया, तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में नुकसान हो जाता अभी, ठीक है। पोलन नेक्स्ट पढ़ते हैं, बैक टू द नॉर्मल।
pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as food supplement. यानी कि आजकल जो है पोलन ग्रेन में मतलब न्यूट्रिएंट होता है बहुत सारा, तो आजकल के दौर में फैशन बन गया है पोलन टैबलेट को लेना सप्लीमेंट की तरह. वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट. यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि टेबलेट एंड सिरप वगैरह मार्केट में अवेलेबल है. पोलर कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स. ऐसा माना जाता है अगर हम पोलन कंज्यूम करते हैं तो इससे रेस हॉर्स या फिर जो एथलीट होते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसीलिए वो इसको लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टैबलेट और सप्लीमेंट की तरह. ठीक है. When once they are shed, pollen grain help to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. यानी कि जब एक बार पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं मतलब अपने प्लांट से, अपने फ्लावर से, तो उनको लैंड करना होता है स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन पे करने के लिए उनको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना होता है. तो अब जब वो वहाँ से हट जाएंगे तो ये देखना होता है कि ये थोड़ी है कि मान लो एक 10 साल पुराना पोलन जो है वो क्योंकि पोलन ग्रेन जैसे मैंने बताया फॉसिल की तरह यूज़ होते हैं, कभी मरते नहीं है, लेकिन उनकी वाइबिलिटी जो है वो लूज़ हो जाती है, मतलब जो उनकी जर्मिनेट करने की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है. तो ये देखना है कि कितने टाइम तक वाइबल रहते हैं, मतलब जर्मिनेट करने की टेंडेंसी होती है. तो हर एक स्पीशीज़ के अंदर ये अलग अलग होती है. तो वही पढ़ेंगे. द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो ये जो इनकी वाइबल करने की टेंडेंसी है ये अलग अलग होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, सबके अंदर अलग अलग होती है. और ये किस पे डिपेंड करती है? मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज़ द ह्यूमिडिटी. ठीक है. In some cereals such as rice and wheat, pollen grain remain viable within 30 minutes of the release. यानी कि कुछ स्पीशीज़ जैसे कि पोएसी फैमिली, पोएसी में व्हीट एंड राइस वगैरह आते हैं, इसके अंदर 30 मिनट की वाइबिलिटी होती है केवल. और कुछ मेंबर जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेमिनेसी में इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो 1 मंथ होती है. फॉर मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, मतलब कि महीनों तक होती है. 1 मंथ नहीं, महीनों तक. ठीक है. यू मे हैव हियर्ड of storing semen या sperm of many animal including human for artificial insemination. यानी कि तुमने देखा होगा कि सीमन या फिर स्पर्म को हम स्टोर करके रखते हैं एनिमल का भी और इंक्लूडेड ह्यूमन का भी हम स्टोर करके रखते हैं. आर्टिफिशियल सेमिनेशन बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं. वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन. तो सेम ऐसे ही हम पोलन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में. सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. यानी कि इनको हम पोलन, जैसे सीड बैंक होता है जहाँ पे हम सीड को स्टोर करते हैं, सेम ऐसे ही पोलन बैंक होते हैं जहाँ पे हम पोलन को स्टोर करते हैं, नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन में यूज़ करते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आज मैंने आपको पूरा ये मेल वाला पढ़ा दिया है, स्टैमर, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन के बारे में. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पिस्टिल, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में. तो बताना कमेंट करके कि कैसी लगी क्लास. स्टार्टिंग लास्ट तक आते आते थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई थी जस्ट बिकॉज मेरे को प्यास लग रही थी. कल से मैं पानी लेके बैठूंगी. बताना आपको समझ आया या नहीं आया. और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आई एम नॉट कि कोई भी टीचर या कोई और, मैं जस्ट ये अपने लिए पढ़ रही हूँ कि मेरे को अच्छे से समझ आए, अच्छे से रिवाइज हो, मेरे भी पढ़ने में मन लगे. बस इतना ही कहना चाहूँगी. और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, ख़राब लगा तो डिसलाइक करना. और कुछ सजेशन या फिर बताओ क्या करूँ मैम, वॉइस ठीक है नहीं ठीक है, तेज़ बोलूँ धीरे बोलूँ, लाइटनिंग ठीक करूँ, माइक लगाऊँ, ये सब बताना. एंड और हाँ बताना कि लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा. अगर मैं पढ़ के तुम्हें समझा रही हूँ और तुम्हें खुद से बुक लेनी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर टीचर जैसे अगर मैं बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ाने लगूँ तो वो ऐसे तो टीचर पढ़ा ही रहा है, फिर मेरा क्या फ़ायदा हुआ कुछ अलग करने का. तो मैंने सोचा कि ऐसे करके देखती हूँ, अगर तुम्हें सही लग रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा हो तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे को भी तो पढ़ना है. मेरे को खुद कन्वीनियंट इससे लगता है पढ़ना, ना कि लैपटॉप से. पहले मैं सोच रही थी कि मैं लैपटॉप में कर लेती हूँ, लैपटॉप में अच्छे से दिखा भी दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कौन ही करेगा इतना सब कुछ. ये वाला बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि
ये है ना, क्योंकि यार मैं खुद के लिए भी पढ़ रही हूँ, खुद के लिए मेरे को ये वाला मेथड जो है ओब्वियसली फिजिकल बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा रेफ़र करती हूँ कि मैं हमेशा बुक से पढ़ूँ, बहुत ही कम होता है जब मैं स्लाइड्स PDF से पढ़ती हूँ। सो डेट्स इट फॉर टुडे। मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, फिर मिलेंगे।